नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम गांधी जी के द्वारा दिए गए स्वदेशी खादी अर्थशास्त्र, विकेंद्रीकरण और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम गांधी के द्वारा ही दिए गए स्वदेशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी ने स्वदेशी के बारे में बहुत कुछ बताया। स्वदेशी गांधी जी के सत्याग्रह की उपज है। स्वदेशी एक रचनात्मक कार्य है। गांधी जी ने स्वदेशी को कामधेनु बताया, जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है तथा हमारी कठिन समस्याओं को दूर करती है। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उन जन जागृति पैदा की। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इसे एक अंग बताया। इस आंदोलन के अंतर्गत बहिष्कार, बाइकॉट व विदेशी वस्तुओं की होली तक शामिल है। आर्थिक दृष्टि से गांधी जी ने इसे वार्षिक निकासी को रोकने का माध्यम तो बताया ही, लेकिन उससे बहुत अधिक उपयोगी बताया। स्वदेशी हमारे सम्मान की रक्षा करता है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, ग्राम स्वराज की स्थापना करता है, सत्य, अहिंसा व समता पर आधारित समाज की स्थापना करता है। गांधी जी ने के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है, जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्यों का पालन प्रारंभ करके धीरे धीरे कर्तव्यों को व्यापक बनाए जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेश में दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं होता। यह तो केवल इस बात की विनम्र स्वीकृति है कि व्यक्ति का कर्तव्य पालन की क्षमताएं सीमित हैं। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके अपने आस पड़ोस व गांव की सेवा का व्रत लेता है। इस प्रकार यह स्वदेशी की भावना अंततः सारे संसार में फैल जाती है। गांधी जी ने बताया कि स्वदेशी धर्म विदेशी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यह सर्वदेशी भी नहीं है। स्वदेशी का पालन करने में विदेशी के प्रति घृणा या द्वेष का महत्व नहीं है। उनके अनुसार जो चीज़ देश में नहीं बन सकती, उसे विदेश से मांगने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने पर स्वदेशी के विचार का विरोध भी नहीं होता है। गांधी जी ने बताया कि प्रत्येक देश की प्रगति के नियमों का तकाजा है कि वहाँ के रहने वाले यहाँ की ही पैदावार और माल को अधिक अपनाएं। भारतीय संदर्भ में उन्होंने चरखा और खादी को स्वदेशी पर आधारित अर्थशास्त्र के दो प्रभावशाली प्रतीक बताया। स्वदेशी जैसी महान उपकरणों अवधारणा को प्रोन्नत करने हेतु गांधी जी ने कुछ निर्देश दिए और कहा कि जो भी स्वदेशी के महत्व को समझता है वह इनमें से एक या अधिक या सभी को अपना सकता है। आप चाहें स्त्री हो या पुरुष हो, कतई सीखिए। यदि मुद्रा की आवश्यकता है तो श्रम का मूल्य प्राप्त कीजिए, अन्यथा इसे यह मानकर चलिए कि 1 घंटे का श्रम अपने राष्ट्र को उपहार स्वरूप प्रदान किया। स्वयं बुनाई सीखिए, चाहे वह उसका उद्देश्य मनोरंजन हो या वस्तु की देखभाल करना हो ही क्यों ना हो। वर्तमान हस्तकरघे में सुधार कीजिए, चरखे में भी सुधार कीजिए। यदि आप धनी हैं तो उन लोगों के लिए धन की व्यवस्था कीजिए जो ऐसा कर सकते हैं। स्वदेशी की प्रतिज्ञा लीजिए तथा हाथ से ही कते हुए व हाथ से ही बुने हुए कपड़े को संरक्षण कीजिए। इस प्रकार के कपड़े से अपने मित्रों का अवगत कराइए तथा उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि तुम्हारी बहनों द्वारा बुनी हुई खादी के में अधिक कला व मानवीयता है। यदि आप एक माता हैं तो अपने बच्चों को अधिक स्वच्छ व राष्ट्रीय संस्कार प्रदान कीजिए तथा उन्हें खादी के सुंदर कपड़े पहनाइए कि लाखों भारतीयों को उपलब्ध हैं तथा जिनका की आसानी से उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिकरण के विरोध पर बात कही। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने समस्त संसार को एक विशिष्ट युग में धकेल दिया, जिसके लक्षण औद्योगिकरण, मशीनीकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की स्थिति में मशीनरी का प्रयोग बहुत बढ़ जाता है।
बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना व औद्योगिकरण उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार की पूंजीवादी स्थिति में आय व धन की असमानता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बुरे प्रभाव कल्पनातीत होते हैं। वैज्ञानिक खोज अणुशक्ति के विकास के रूप में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पैमाने का विस्तार बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ती बेरोजगारी से हम त्रस्त हो जाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति की विस्फोटक इंग्लैंड व अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्रों में देखी जा सकती है। इसके स्पष्ट प्रभाव भारत जैसे देश में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ की आर्थिक दशाएं एकदम विपरीत हैं। औद्योगिकरण के अंतर्गत जीवन स्तर में सुधार व बेरोजगारी में वृद्धि की प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है, जिससे विकट समस्या पैदा हो जाती है। गांधी जी इस बात में विश्वास नहीं था कि कुछ व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु अधिकांश श्रम को बेकार ही पड़े रहने दिया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी औद्योगिकरण के विरोध में थे। गांधी जी ने औद्योगिकरण के कई गंभीर परिणाम गिनाए, जो इस प्रकार से हैं। कुछ हाथों में पूंजी व शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। परजीविता व वृद्धि धनी व मध्यम वर्ग की कार्यकारी या सेवा वर्ग पर आश्रितता, शहरों की गांवों पर आश्रितता, औद्योगिक राष्ट्रों की कृषि राष्ट्रों पर निर्भरता, श्रम और पूंजी के मध्य संघर्ष, धनी व निर्धनों के मध्य बढ़ता हुआ अंतराल व चकाचौंध कर देने वाली असमानताएं, वाणिज्यीकरण का घातक विस्तार, जहां एक और तो भौतिकवादी चाह है, दूसरी ओर युद्ध की विभिक्षा। प्रोफेसर ग्रेग ने भारतीय आर्थिक दर्शन पर लिखित अपनी पुस्तक में औद्योगिकरण की बुराई को निम्न रूप से समझाया। उन्हीं के शब्दों में यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। पाश्चात्य आर्थिक विचार व विधियों जो कि बड़े पैमाने श्रम की बचत, श्रम के विशिष्टीकरण व विकास की तीव्रता के रूप में स्वीकार की जाती है, वस्तुतः व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों को हानि पहुंचाती है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों का हानि श्रमिकों की गंदी बस्तियों, बुरा स्वास्थ्य, काम के अधिक घंटे, सामान्य ग्रामीण जीवन से बिछुड़ना, बेरोजगारी, हड़ताल, वर्ग शत्रुता, राष्ट्रीय व्यावसायिक शत्रुता, आतंकवाद व युद्ध आदि के रूप में परिलक्षित होती हैं। आर्थिक कुशलता का एक सही अनुमान करते समय लाभ के साथ साथ इन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक हानियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि आवश्यकताओं की वृद्धि, मशीनों के व्यापक प्रयोग, नगरीकरण, औद्योगिकरण सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं की वजह से गांव उजड़ते जा रहे हैं और वहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है। गांवों का व्यक्तित्व कलंकित हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल का शोषण हो रहा है। इसी तरह से फिर गांधी जी ने मशीनरीकरण का विरोध किया। मशीनरीकरण व औद्योगिकरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उन्होंने मशीनरीकरण का विरोध किया, क्योंकि मशीनरीकरण के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ेगी तो गाँव में विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। हम देखते हैं कि मशीनरीकरण के कारण गांधी जी ने कहा कि यंत्र के ऐसे उपयोग के समर्थ जिसके सबका भला होता था, जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो, लेकिन उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया जिससे कुछ लोगों का भला हो और बड़े वर्ग का नुकसान हो। इस प्रकार गांधी जी के मशीनीकरण के विरोध में के मूल में श्रम की प्रतिष्ठा, पूर्ण रोजगार की भावना और मानव मात्र का कल्याण निहित था। अब इसके बाद में बात आती है श्रम अर्थशास्त्र की। गांधी जी ने श्रम अर्थशास्त्र के संबंध में सभी पक्षों पर अपने सारगर विचार व्यक्त किए। वह श्रम अर्थशास्त्र से संबंध गांधी जी के प्रमुख विचारों को निम्न शीर्ष के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम साधन व साध्य दोनों हैं। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम को उच्च स्थान प्रदान किया। उनके लिए श्रम की महत्ता आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। गांधी जी के अनुसार जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, ब्रह्मचार्य को स्वाभाविक बनाना है, उसके लिए तो श्रम रामबाण का काम करता है। काम करना हमारी अभिरुचि का विषय है। गांधी जी का कथन था कि हमें अपने शरीर रूपी अमूल्य जीवित मशीन को तो नष्ट कर रहे हैं, वह उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार हम
प्राकृतिक नियम श्रम की अवहेलना कर रहे हैं। श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है वरन मस्तिष्क को भी स्वस्थ। गांधी ने श्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिए। रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि इस सिद्धांत से समानता स्थापित होती है। धनी और निर्धन के मध्य अंतराल कम होता है, वर्ग भेद दूर हो जाएगा, भुखमरी शेष नहीं रहेगी। गांधी ने श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध की स्थापना पर बल दिया। इस संबंध में गांधी जी ने कहा, श्रम पूंजी से कहीं श्रेष्ठ है। मैं श्रम और पूंजी का विवाह कर देना चाहता हूँ। ये दोनों मिलकर आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। पूंजी को श्रम का सेवक होना चाहिए, न कि स्वामी। मजदूरों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनका पालन करने से अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने श्रम अर्थशास्त्र के बारे में बात की। उन्होंने श्रम संघ के बारे में बात की। उन्होंने कहा अपने सदस्यों को श्रम संघ में अपने सदस्यों को अधिकारों हितों की रक्षा करनी चाहिए। सदस्यों को ईमानदार जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना चाहिए। औद्योगिक विवादों का आपसी वार्ता के या समझौते से निपटारा करना चाहिए। यदि मालिक पंच फैसले का क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो मजदूरों को हड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। मजदूरों का समग्र विकास शारीरिक, मानसिक, भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए। यह तय करना है कि उद्योग समुदाय की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, वे संचालित हों। श्रम के नैतिक व बुद्धिपूर्ण अधिकार में वृद्धि करना तथा श्रम को उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करना है, न कि एक दास के रूप में। श्रमिकों को मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त पूरक व्यवसाय में प्रेषित करना, ताकि हड़ताल के तालाबंदी व नौकरी से निकल जाने की स्थिति में वे अपना जीवन यापन कर सकते हों। इस तरह से गांधी जी के अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है उसका वही मालिक है। अगर मेहनत या श्रम करने वाले बुद्धि पूर्वक एक हो जाएं तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार श्रम संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है। गांधी जी के अनुसार श्रम संघों को अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उन्होंने श्रम संघों के लिए जो कार्य बताए वो हमने बताया। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने श्रम संघों के बारे में बात की। इसके बाद में गांधी जी ने श्रम कल्याण की बात की। गांधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन और साधन को और साथ दोनों हैं। श्रम के अतिरिक्त अंतर्गत मानव मूल्य की भी समाहित है। श्रम कल्याण आर्थिक स्वामित्व, स्थायित्व व सामाजिक क्षमता की स्थापना की पूर्व शर्त है। एक आदर्श समाज में प्रत्येक श्रमिक को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं, वरन कार्य व जीवन की बेहतर दशाएं भी आवश्यक है। श्रम कल्याण की दिशा में पहला कदम रोजगार की गारंटी व मजदूरी का स्थायित्व। जब भी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा अन्य समस्याएं भी होती हैं, तब श्रमिकों की हड़ताल न्यायोचित है। गांधी जी ने सफल हड़ताल है तो जो शर्तें बताई वो इस प्रकार से। हड़ताल का कारण न्यायोचित होना चाहिए। सभी हड़तालियों के मध्य व्यावहारिक एकता होनी चाहिए। हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा काम में नहीं लेनी चाहिए। हड़ताली हड़ताल का भार स्वयं वहन करें, इसके लिए वे अन्यत्र अस्थायी व्यवसाय में संलग्न हो सके। जब हड़ताल करने वालों के स्थान पर विस्थापन हेतु पर्याप्त मात्रा में अन्य श्रमिक हों तो हड़ताल का कोई मतलब नहीं हो रह सकता। यदि इसे अन्याय से मुक्ति पानी है तो एकमात्र उपाय त्याग पत्र शेष रह जाता है। यदि उपयुक्त दशाओं के पूरा हुए बिना भी कोई हड़ताल सफल हो जाती है तो इसका स्पष्ट मतलब है मालिक कमजोर है। इसके बाद गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा के संबंध में भी महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण देन है। बुनियादी शिक्षा की पद्धति उन्हीं की चलाई हुई थी। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। कताई बुनाई आदि में किसी एक शिल्प के माध्यम से 14 वर्ष तक के छात्र और छात्राओं को यह शिक्षा दी जाए। इस पद्धति द्वारा जो विद्यार्थी शिक्षित होंगे उन्हें अच्छा ज्ञान हो जाएगा और शिक्षा पर जो व्यय किया जाएगा उसका भी थोड़ा बहुत अंश निकल जाएगा और आगे चलकर विद्यार्थी व्यवसाय के लिए किसी भी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस प्रकार को शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह पद्धति वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्र श्रम के महत्व को समझेंगे और सहकारिता, सत्य और अहिंसा पर आश्रित समाज के सच्चे सदस्य बने रहेंगे। आजकल शिक्षितों में इस बात की होड़ लगी रहती है कि
वे जनता से अधिक प्राप्त करें और उसे कम से कम दें। ये शोषण और स्वार्थ का होता है, जिस सामाजिक और आर्थिक क्षमता उत्पन्न होती है। नई तालीम के शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे सेवा, त्याग व आत्मसंयम के आदर्शों को अपनाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, जनता तथा राष्ट्र के सच्चे सेवक बनेंगे और सर्वोदय की विचारधारा से कार्य का रूप देकर उसे आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा वर्णित यह बुनियादी शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित व संचालित किया जाएगा कि यह शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय, बुद्धि और शरीर तीनों के समग्र विकास पर का माध्यम होगा। गांधी जी के अनुसार मनुष्य न केवल बुद्धि, न केवल शरीर और न केवल हृदय और आत्मा है, तीनों के समान विकास से ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा। इसी में सच्चा ज्ञान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनका जोर यह था कि